Jai Hind to all the amazing learners. Welcome to your own online classes. You know that we are covering right now your class 9th portion and we are presently on the second chapter, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So today we are going to study about the Russian Revolution. कि कैसे रशिया में सोशलिज्म का राइज हुआ और कैसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में स्टार्ट हुआ और ये सब कैसे हुआ। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट में हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। बस यहाँ पे ये डिफरेंस था कि वो करने वाले लिबरल्स रेडिकल्स थे और यहाँ पे जो मूवमेंट लेकर आए थे रशिया में वो सोशलिस्ट थे। और ये सब हुआ थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन इन द ईयर 1917। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने बोला था, फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था जुलाई मंथ में हुआ था, वो जुलाई रेवोल्यूशन था। वैसे ही रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, इसलिए उसका नाम अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 था, जब रशिया में किंग का मोनार्कियल रूल जो है वो ख़त्म हो चुका था और सारा जो है गवर्नमेंट किनके हाथों में आ गया था, सोशलिस्ट पीपल के हाथ में आ गया था। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट में हुआ था। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत सारे इवेंट्स की वजह से हुआ था, वैसे ही रशियन रेवोल्यूशन भी एक सीरीज ऑफ इवेंट के वजह से हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 1917 टू द अक्टूबर ऑफ 1917। और इसे हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन एज वेल एज रशियन रेवोल्यूशन। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं रशियन एम्पायर में इन द ईयर 1914 में। ठीक है, अब 1917 के हम थोड़ा हिस्ट्री में आ जाते हैं, कब द रशियन एम्पायर इन 1914 में। ठीक है, एम्पायर मतलब कि यहाँ पे किंग का राज हुआ करता था, बिल्कुल वैसे जैसे फ्रांस में लुई 16 का राज हुआ करता था। ठीक है, वहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। तो रशिया में जो रूल करता था उसका नाम था सार निकोलस सेकेंड। 1914 में जो रशिया का रूरल था उसका नाम था ज़ार निकोलस सेकेंड। ठीक है, और इसका एम्पायर जो था वो बहुत ही वास्ट एरिया में था रशिया का, मतलब कि मॉडर्न डे का मॉस्को, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, सम पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के साथ ही साथ कुछ सेंट्रल एशिया के भी स्टेट्स थे जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये सारे स्टेट्स में रशियन का एम्पायर था, मतलब कि ज़ार निकोलस का एम्पायर था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ार निकोलस का एम्पायर रशिया में कितना ज़्यादा हुआ करता था। तो रशियन एम्पायर जैसा कि आप देख सकते हैं वो पूरा पैसिफिक ओशियन तक स्ट्रेच था। The religion that was followed in Russia was Orthodox Christianity. Beside this, some other religion also prevailed in Russia. Means कि कुछ और रिलीजन के भी थोड़े बहुत लोग रहते थे जैसे कि कैथोलिक क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि इकोनॉमिक और सोसाइटी रशिया में उस वक्त कैसी थी, कब, अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब कि 1900 ईयर्स के स्टार्टिंग्स में। इस टाइम जो है मेन जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का वो होता था एग्रीकल्चर, मतलब कि 85% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही किया करती थी कहाँ पे, रशिया में। इस वजह से जो है रशिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। जर्मनी में सिर्फ 50% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर किया करती थी, फ्रांस में तो सिर्फ 40% ही पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बिजी थी। रशिया में इंडस्ट्रीज़ का भी ग्रोथ बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा था और इस काम में जो सबसे मेन सेंटर थे रशिया में वो दो शहर थे, सबसे पहले तो सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा मॉस्को। विलेज एरियाज़ में एग्रीकल्चर प्रमोट हो रहा था रशिया में और सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ में जो मेजर ग्रोथ का सेक्टर था वो था रेलवेज़, और जैसे जैसे रेलवेज़ बढ़ रहा था वैसे ही रेलवे के काम में इन्वॉल्व होने वाली फैक्ट्री जैसे कि कोल फैक्ट्रीज़ और आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी। कोल का प्रोडक्शन तो जो है 2 टाइम्स हो गया था और आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो गया था। अब हम देख लेते हैं सोसाइटी कैसी थी रशिया में। तो रशिया में जो सोसाइटी होती थी, गांव में तो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे और शहरों में वर्कर्स हुआ करते थे ज़्यादातर, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी और वहाँ पे काम करने वाले लोग कौन होते थे, वर्कर्स और लेबरर्स। इस वर्कर्स में भी क्लास डिवीज़न था, जैसे होता है ना क्लास डिवीज़न, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वैसे ही क्लास डिवीज़न था। तो इनके काम के हिसाब से क्लास डिवीज़न था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल वर्कर्स हुआ करते थे जो मेटल का काम करते थे, देन क्राफ्ट्समैन होते थे और कारपेंटर्स होते थे,
वेंडर्स होते थे, वेल्डर्स होते थे, तो ये अलग अलग जो है अपने काम के हिसाब से लोग क्लास में डिवाइडेड थे। तो जो मेटल वर्कर्स हुआ करते थे वो अपने आप को बहुत ही अच्छे काम वाला समझते थे, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो मेटल इंडस्ट्रीज से सेटअप हो रही थी। मेटल वर्कर्स की बहुत डिमांड होती थी, इसलिए मेटल वर्कर्स अपने आप को बाकी वर्कर्स के कंपैरिजन में रशिया में एरिस्टोक्रेट समझते थे, मतलब कि एक एलीट ग्रुप समझते थे, एक रूलिंग पार्टी समझते थे बाकी वर्कर्स के कंपैरिजन में। रशिया में स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर हुआ करते थे वो तो अमीर लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट ही हुआ करते थे, पर गवर्नमेंट भी एक अच्छा खासा नज़र रखती थी इन इंडस्ट्रीज़ के वर्किंग पे, ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन मत हो, वो जो है उनसे ज़्यादा काम ना कराया जा सके और उनको एक मिनिमम वेज जो है वो दिया ही जाए, इस सब पे कंट्रोल रखती थी। पर जैसा कि होता है रूल्स यहाँ पे भी ब्रेक होते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते थे, मतलब 10-12 घंटा जो कि लिमिट हुआ करती थी उससे ज़्यादा 16-17 घंटे काम कराते थे, और रहने के लिए भी अच्छे प्लेसेस नहीं प्रोवाइड करते थे। मतलब एक बड़ा सा रूम रहता था जिसमें कि सारे वर्कर्स बेचारे एक साथ ही रहते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, और उसे क्या कहा जाता है, उसे डॉर्मिनेट्रीज कहा जाता है। तो हालांकि गवर्नमेंट कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करती थी, बट इतना कंट्रोल रखना पॉसिबल नहीं था। 1914 में वुमेन का भी रोल फैक्ट्रीज में काम करने में बढ़ गया था। अब जो है 31% ऑफ फीमेल्स बट वुमेन की जो वेज होता था वो मेन से काफ़ी कम होता था। कभी कभी तो उनको मेन के कंपैरिजन में सेम काम के लिए हाफ या सिर्फ 1/4 ही वेज के तौर पे मिलता था। सोसाइटीज़ में जो वर्कर्स हुआ करते थे, हालांकि वो डिविजनली अलग अलग होते थे अपने काम के हिसाब से, पर जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती थी तो सारे वर्कर्स एक दूसरे के साथ खड़े पाए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी स्ट्राइक वगैरह किसी एक इंडस्ट्री में होता था तो उसके सपोर्ट में सारे तरीके के वर्कर्स सारी इंडस्ट्री से आते थे। और ऐसे ही तौर पे एक स्ट्राइक हुआ था ईयर 1896 और 1897 के बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सारे वर्कर्स ने एक दूसरे के सपोर्ट में अपना काम बंद कर दिया था, और सेम वैसे ही मेटल इंडस्ट्री में हुआ था। कब? ईयर 1902 में। तो ये तो हो गई शहरों की बात। अब रूरल एरियाज पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो रहने वाले ज़्यादातर लोग थे वो पीसेंट हुआ करते थे और छोटे मोटे किसान हुआ करते थे। ये बेचारे जो छोटे मोटे किसान होते थे इनके पास खुद की तो ज़मीन होती नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट, ये लोग क्या करते थे, ये लोग किंग, उसके नोबल्स जो हुआ करते थे, रूलिंग पार्टी की जो ज़मीन हुआ करती थी उसी पे खेती किया करते थे, और उनको उस काम के बदले वेजेस मिल जाता था। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा होता था। पर जो रिलेशन था पीसेंट्स और नोबल के बीच में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फ्रांस के बारे में जब उन्होंने पढ़ा था तो फ्रांस जो है कभी कभी अपने नोबल्स की बात सुन भी लिया करते थे, अपने लैंडलॉर्ड की। पर यहाँ पे रशिया में जो जितने भी थे वो पीसेंट्स वो स्ट्रिक्टली अपोज करते थे ज़ार को और उसके नोबल्स को, और इतना ज़्यादा हेट करते थे कि कभी कभी वो मर्डर भी कर दिया करते थे अपने लैंडलॉर्ड्स का, जब लैंडलॉर्ड्स उनको वेजेस प्रॉपर टाइम पे नहीं प्रोवाइड करते थे। जाते हैं सोशलिज्म इन रशिया के बारे में कि कैसे सोशलिज्म रशिया में आया। ईयर 1898 में कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करते हुए वर्कर्स ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। बट रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं 1914 से पहले वो सारी इलीगल डिक्लेयर कर दी, और इसीलिए 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी भी इलीगल डिक्लेयर कर दी गई। तो जितने भी मेंबर्स थे वो चोरी छुपे इसमें काम करते थे, वो चोरी छुपे अपने न्यूज़पेपर्स प्रिंट किया करते थे, वर्कर्स को मोबिलाइज़ करते थे, मतलब कि वर्कर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, और स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज किया करते थे। सोशलिस्ट थिंकर मानते थे कि पीसेंट जो है वो और भी ज़्यादा जल्दी रेवोल्यूशन ले आएंगे रशिया में इन कंपैरिजन टू द वर्कर्स, कि वो हमेशा से कम्यून सिस्टम को फॉलो करते आए हैं। अपने लैंड को ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे के साथ पूल कर लेते थे, मिला लेते थे। तो सोशलिज्म मतलब क्या होता था, यही होता था ना कि पूरा लोग अपने रिसोर्सेज को एक साथ मिला लें, बड़े बड़े रिच पर्सन से अपने रिसोर्सेज को वापस ले लें और साथ मिलके उस लैंड पे रूल करें। तो सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज होते थे, जो ये सोशलिज्म का एजेंडा रशिया में लेकर आए थे, वो कंट्री साइड में गांव एरिया में ज़्यादा ही एक्टिव थे इन कंपैरिजन टू टाउन्स इन द लेट 19th सेंचुरी। और उन्होंने गांव में ही
विलेज एरियाज में ही लोकल पीसेंट और फार्मर्स को मिला के एक न्यू पार्टी बनाई थी जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन द ईयर 1900। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया को बिलीव करती थी वो अलग थी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से, और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो लेनिन के आइडियाज़ को बिलीव करती थी। तो लेनिन नहीं मानते थे कि पीसेंट जो है वो रेवोल्यूशन लाने का मेन कारण बनेंगे रशिया में, मतलब कि उनके आइडियाज़ जो है वो कार्ल मार्क्स के पार्टी के आइडियाज़ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि पीसेंट जो है वो एक यूनाइटेड नहीं है, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ मिडिल क्लास वाले पीसेंट्स हैं, तो ये सब जो है वो एक दूसरे को अलग अलग है, और इन लोगों के जो डिमांड है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्ट्रगल है वो भी अलग है, ना कि एक है। इस वजह से उनके इस आइडियाज़ की वजह से जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ थी अब वो दो पार्ट में बंट चुकी थी। एक का नाम था बोल्शेविक पार्टी और दूसरे का नाम था मेंशेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे वो व्लादिमीर लेनिन को ब्लाइंडली फॉलो करते थे और वो मानते थे कि सोसाइटी जो है इस वक्त, जो कि ज़ार के रशिया में है, ज़ार जो रूलर है उस समय, पार्टीज़ जो बननी चाहिए वहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम किसी भी एरे गैरे या पीसेंट्स या ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे जिनका गोल क्लियर नहीं है। इसलिए बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो अपने पार्टी में भर्ती होने वाले मेंबर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट किया करते थे। पर मेंशेविक मानते थे कि जो भी आना चाहता है कि पार्टी में वो आ सकता है, उनको कोई भी ऐसे डिसिप्लिन और क्वालिटी से मतलब नहीं था, उन्हें बस अपनी पार्टी का नंबर इंक्रीज़ करना था, और वो चाहते थे, वो मानते थे कि जितने ज़्यादा नंबर में लोग रहेंगे उनकी पार्टी में उतना बड़ा रेवोल्यूशन हम लोग ला पाएंगे। इन टुडेज़ लेक्चर वी स्टडीड रशियन एम्पायर 1914 तक कैसा था, फिर हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, मतलब कि 20th सेंचुरी के बिगनिंग में रशिया में कैसी इकोनॉमी होती थी और कैसी सोसाइटी होती थी, और उसके बाद हमने पढ़ा कि सोशलिज्म ने कैसे अपने कदम रखे थे रशिया में। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। विद दिस ओनली आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विद द टॉपिक्स दैट आई हैव टेकन फॉर यू। गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।